नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे भाई, राधे राधे। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। ये स्टार्टिंग में क्लास और बहुत कमाल की क्लास आपकी होने वाली है। कुछ अलग स्तरीय बातें यहाँ पर होंगी, क्योंकि जो हमने सीरीज शुरू करी है ना, खास ये बिल्कुल अलग तरीके से आती है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन लेक्चर को। ये है लेक्चर नंबर 14 जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। ये जो बैच है, ये है एक पेड बैच है, बट यूट्यूब पर इसकी क्लासेस लाइव में मौजूद रहती हैं। जो पहली बार इस क्लास में आए हैं या इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लाइव फॉर्मेट में तो आपको यहाँ दी जाएगी, ठीक है, बट इसकी वीडियो नहीं होगी। ये जो क्लास है लाइव फॉर्मेट में आपको दिख जाएगी, लाइव में आपको दिख जाएगी, पर इसकी वीडियो जो है वो नहीं होगी। वीडियो मौजूद नहीं होगी। वीडियो के लिए आपको हमारा बैच लेना पड़ेगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो हमारे व्हाट्सएप का है, जहां डायरेक्टली इस क्लास का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही स्टार्ट होगी, रेगुलरली 11:30 बजे की टाइमिंग रहती है, 11:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो वहां पर आप लाइव जुड़ सकते हैं। तो अगर क्लास के लिए आप तैयार हैं तो मुझे बता दीजिए, जय भवानी। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं कंप्लीट पॉलिटी आपको कराऊंगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी कराऊंगा, कंप्लीट पॉलिटी कराऊंगा, यानी पूरी राज्य व्यवस्था, पूरी राज्य व्यवस्था मैं आपको कराने वाला था। ठीक है, और अभी भी कराऊंगा। भाई सिंपल सी बात है, बैच कराना तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है जैसा आप चाहते हैं। तो पहले मैं कंप्लीट पॉलिटी कराऊंगा, पॉलिटी कराने के बाद हिस्ट्री भी होगी, हिस्ट्री कराने के बाद आपकी ज्योग्राफी भी होगी, ज्योग्राफी कराने के बाद आपकी इकोनॉमिक्स भी होगी, और वो सब की सब चीजें आपको यहीं YouTube पर लाइव देखने को मिल जाएंगी। ठीक बात है, चलो अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। बैच मिलता है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, सिलेक्शन वे ऐप जो है उस पर आपको बैच देखने को मिलता है। बैच का नाम है तथास्तु। अब पॉलिटी के अंदर हम थे, 14th क्लास है हमारी। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 14 आपको देखने को मिल जाएगी। क्लास नंबर है 14। तो लास्ट क्लास के अंदर हम चर्चा कर रहे थे, पार्ट 5 की चर्चा यहाँ पर की गई थी, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटी कब तक पूरी हो जाएगी? पॉलिटी के टोटल 20 लेक्चर्स आपके होंगे, टोटल 20 लेक्चर्स आपके होने हैं। तो आप मान के चलिए पॉलिटी आपकी बहुत जल्दी कवर होने वाली है, 20 लेक्चर में पॉलिटी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो बहुत ध्यान से समझते हैं और बातों को समझाते हैं कि क्या कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं संविधान के भाग 5 के बारे में। भाग 5 पार्ट 5 जो बात करता है रूल इन सेंटर की। ठीक है, रूल इन सेंटर की बात करता है। ठीक है, हल्की सी तबियत थोड़ी सी खराब है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो कैसा मैनेज कर लेना, 2-3 दिन आप मैनेज कर लेंगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पार्ट 5 की हम चर्चा करते हैं। पार्ट 5 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लास में आर्टिकल 78 तक कर चुके थे, एक आर्टिकल बचा हुआ है। ये होता है सर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी होता है। आर्टिकल 52 से लेकर, अगर मैं टोटल बात करूं, 52 से लेकर 151 होता है, तो 52 से लेकर 78 यहाँ पे आएगा। और यहाँ लेजिस्लेटिव होता है जो 79 से लेकर 122 की चर्चा करेगा। फिर जुडिशियरी होता है जो किसकी चर्चा करता है? जुडिशरी। सर यह चर्चा करता है 124 से 147। बचा हुआ जो पोर्शन होता है 148 से लेके 151, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स की बात करता है। तो हम जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, चलो जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं लेजिस्लेटिव की, बट उससे पहले एग्जीक्यूटिव का एक आर्टिकल लगता है जिसको आर्टिकल 76 बोला जाता है, ये रिमेनिंग है। तो पहले मैं अटॉर्नी जनरल का डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ, उसके बाद में आपका जो लेजिस्लेटिव पोर्शन है उसके अंदर करूंगा। ठीक है, तो फटाफट बता दीजिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो याद रखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, लीजिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होता है ये केंद्र कार्यपालिका का हिस्सा है। इसको बोलते हैं भारतीय महान्यायवादी। इसको बोलते हैं भारतीय महान्यायवादी। जो भारतीय महान्यायवादी होता है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जो बात करता है आर्टिकल 76 की। ठीक है बच्चे, इसकी चर्चा करता है भाई, ये आर्टिकल 76 की चर्चा करता है। अब अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, बात को समझो। देखो जो अटॉर्नी जनरल होता है इसका काम होता है, ये है सरकार के लिए एक प्रकार से ऐसे काम करेगा मानो ये सरकार का वकील हो। इट एक्ट लाइक ये किस भांति काम करता है अटॉर्नी जनरल? सर ये है सरकार के वकील की भांति कार्य करता है, सरकार के वकील की भांति कार्य करता है, सरकार के वकील की भांति कार्य करता है, वकील की भांति कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक बात है, ओके। एक्ट लाइक एडवोकेट टू, एक्ट लाइक एडवोकेट टू गवर्नमेंट, एडवोकेट टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के एडवोकेट की भांति कार्य करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस बारे में याद रखना। दूसरा ये है कि भाई इसके बारे में ये पॉइंटर भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल है, जो महान्यायवादी है, इसमें ये पॉइंट भी जरूरी हो सकता है कि आप इसमें जानें कि भैया ना केवल सरकार के वकील की भांति कार्य करता है, बल्कि सरकार को विधिक सलाह भी देता है, सरकार को विधिक सलाह भी देता है, विधिक सलाह लीगल एडवाइस भी देता है, विधिक सलाह भी देता है। इसका मतलब लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट इसके द्वारा दी जाती है, लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट देता है, लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट इसके द्वारा दी जाती है, लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट इसके द्वारा दी जाती है। बाकी हम चर्चा की बात करते हैं आर्टिकल 76 की। तो मैं आपको बता दूं सर अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट कौन करेगा? नियुक्ति या फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट कौन करेगा? दैट वुड बी बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और जब प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति कर देगा तो एक सवाल पूछा जाता है कि भाई प्रेसिडेंट की नियुक्ति तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सलाह किससे लेता है? सलाह किससे लेता है? सलाह लेता है प्राइम मिनिस्टर से, पीएम से सलाह लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या इकलौता पीएम सलाह देगा? नहीं सर, पीएम के साथ-साथ जो इसकी एग्जीक्यूटिव होती है वो भी सलाह देगी। तो पीएम के साथ-साथ जो इसकी काउंसिल होती है इसके द्वारा भी सलाह दी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। सलाह का काम कौन-कौन करता है? सर प्रधानमंत्री करता है और साथ में मंत्रिपरिषद भी काम करती है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद इसमें काम करती है। वह मंत्रिपरिषद इसमें काम करते हैं। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई पहला व्यक्ति जो इस पद पर कभी आसीन हुआ हो वो व्यक्ति कौन है? फर्स्ट पर्सन जो इस पद पर कभी आसीन हुआ हो उनकी चर्चा करिए। तो अटॉर्नी जनरल के पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति कौन है जो अटॉर्नी जनरल बना है? तो हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन जो अटॉर्नी बना है, फर्स्ट पर्सन जो अटॉर्नी बना है। बात कर लेते हैं सर जो प्रथम व्यक्ति अटॉर्नी देखने को मिलता है वो कौन है? करेक्ट आंसर होगा प्रथम व्यक्ति जो अटॉर्नी बनता है, इनका आंसर होता है एमसी शीतलवाड़। एमसी शीतलवाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। नाम है एमसी शीतलवाड़, परफेक्ट आंसर है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है? सर वर्तमान में है आपके आर वेंकटरमणी, करंटली है आर वेंकटरमणी, करंट में है आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी, वेंकटरमणी आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा सवाल ये आता है कि अगर वो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट होना चाहता है तो इनके बारे में आप बताइए कि इनकी योग्यताएं क्या हैं? ठीक है, अगर नियुक्ति की बात करूं, त्यागपत्र की बात करूं, ये सब राष्ट्रपति को ही जाएगा। इवन वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करेगा। इनकी योग्यताएं क्या क्या चाहिए? योग्यताएं इनकी क्या क्या चाहिए और कार्यकाल इनका क्या क्या होता है?
कार्यकाल वही है 6 ईयर 65 ईयर्स का टेन्योर रहता है। और योग्यता की अगर मैं बात करता हूं, योग्यता चाहिए भाई साहब, आपकी बहुत सिंपल योग्यता आपको देखने को मिलती है। वो क्या क्या चाहिए? लाइफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लाइफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी योग्यताएं हैं। और कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूं 6 ईयर और 65 ईयर्स इनका कार्यकाल आपको देखने को मिल जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल देखने को मिल जाएगा। इस बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए हैं। ये कुछ एक पोर्शन आपको देखने को मिलता है, या कई सारी जगह पे ये भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, यहाँ पर लिखा होता है कई बार राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत भी आपको यह देखने को मिलता है, पर्यंत भी आपको देखने को मिलता है, विद द विश ऑफ प्रेसिडेंट, विद द विश ऑफ प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। ओके, क्योंकि राष्ट्रपति अगर चाहता है तो इनको पद से हटा सकता है। ये सारा पोर्शन है, आप कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे, जो आपको देखने को मिलता है, जो सेंटर हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाती है, उसके भी हम पॉइंटर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। वो किस प्रकार से होता है? ठीक है, बताइए। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार भी काम होता है। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं अगले सवाल पर। बहुत इंपॉर्टेंटली चीजों का डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, याद रखो। एक मिनट रुकना भाई, एक सेकंड। अंकल मैं चेंज अरेंज नहीं करा पाया, आप चेंज कर ले जाना ना। आप नहीं, वैसे मेरे पास कैश का तो नहीं है, आप वो पेटीएम वगैरह करा के हम हाउस जो नीचे रहते हैं उनको दे देंगे, आप उनसे। हाँ, मैं शाम को शाम को बोल दूंगा मैं उनको। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए भाई चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनेगा। तो मैंने बताया इस वीडियो का आगे वाला जो भाग है वो बात करता है चीजों के बारे में, बहुत अलग ही स्तर पर चर्चा करता है। ठीक, चलो मैं यहाँ से डिस्कशन करना शुरू करता हूँ। भाग 5 का जो खंड 2 है उसकी हम चर्चा करते हैं। भाग 5 के खंड 2 की चर्चा करते हैं। भाग 5 के खंड 2 की चर्चा करते हैं, समझिएगा। भाग 5 खंड 2 समझो। भाग 5 के खंड 2 की बात करते हैं। भाग 5 में है आर्टिकल 52 से लेके 151, 52 से लेके 151 देखने को मिलेगा। और इसके अंदर भी खंड 2 की चर्चा हम करते हैं। इसके अंदर भी खंड 2 की चर्चा हम करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि भाई इसका जो खंड 2 है वो है आपका विधायिका, जिसकी हमें चर्चा यहाँ पर करनी है। इसको ही बोलते हैं विधायिका, इसको ही बोलते हैं विधायिका, इसको ही बोलते हैं। और विधायिका का मतलब ही क्या होता है? लेजिस्लेटिव। विधायिका का मतलब ही लेजिस्लेटिव है। तो इसी की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। बताइए सर, बताना शुरू करता हूँ लेजिस्लेटिव के बारे में। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। देखो विधायिका के अंदर आर्टिकल होते हैं 79 से लेके 122, 79 से लेके 122 आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल्स। और इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, ठीक है, विधायिका के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको पता लगेगा कि सर जो विधायिका आपको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत आपको मेजर कुछ लोग देखने को मिलेंगे। जैसे संसद के बारे में आपको पता लगेगा, जैसे आपको पता लगेगा हमारी राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, यहाँ के अधिकारियों के बारे में पता लगेगा कि कौन कौन अधिकारी यहाँ रहते हैं। आपको पता लगेगा क्या क्या प्रक्रिया संसद में चलती है। इन सब के बारे में आपका डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम कोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहरहाल इसके बारे में आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो सिंपल। ओके, चलो चर्चा करें। भाई लाइक भी करते रहना क्लास को, ऐसा ना हो कि आप लाइक ही करना भूल जाएं। ठीक है, बट हाँ ये सब चीजें मैं अब कहना बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। लाइक करने के लिए शेयर तो मैंने आज तक नहीं कहा, और ना सब्सक्राइबर मैंने करने के लिए बोला। तो ये मैं लाइक कहना भी बंद करने वाला हूँ। इसके पीछे का कारण है कि छात्रों को लगता है कि सर इसमें अपना निजी हित ढूंढ रहे हैं, तो उस वजह से मैं वो चीज भी बंद कर रहा हूँ कि मैं अपना निजी हित ढूंढ रहा हूँ। नहीं, निजी हित ढूंढने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ठीक है, अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो भगवान अपने आप देख रहा है। ठीक है, तो अब छोड़ दिया इस जीवन का है भार, भगवान के हाथों में है। चलिए, तबियत आपकी खराब है सर? हाँ तबियत तो खराब है भाई। हाँ सर, बस शुरुआत की 4 क्लास ही है तो बुद्धि का प्रयोग करो, शुरुआत से देखो ना बाबू। ठीक है, अच्छा लेजिस्लेटिव क्या होता है? दिस इज विच पोर्शन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉज। ये रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉज है, रिस्पांसिबल है, रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉज है, फॉर मेकिंग लॉज आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कानून निर्माण के लिए आपको देखने को मिलेंगे। कानून निर्माण की व्यवस्था है, कानून निर्माण व्यवस्था यहाँ पर चलती है। कानून निर्माण नहीं, लॉ फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलती है। कानून निर्माण यानी कि लॉ फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ओके, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 79 के बारे में। आर्टिकल 79 के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आर्टिकल 79 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है। तो दिस इज आर्टिकल 79 जो बताता है संसद के एस्टैब्लिशमेंट की चर्चा करता है। तो आप लिखेंगे आर्टिकल 79 का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो पार्लियामेंट है ना हमारा, उसकी स्थापना की चर्चा यहाँ पर की गई है। राइट, एस्टैब्लिशमेंट की पार्लियामेंट की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, दूसरा है जो भारत की संसद है, यह कहां से ली गई है? यह ब्रिटेन की संसद पर निर्भर है। यह ब्रिटिश संसद पर निर्भर करती है, ब्रिटिश संसद पर निर्भर करती है, ब्रिटिश संसद पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? ब्रिटिश संसद पर निर्भर है। इट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट, बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, वहीं से यह लिया गया है। अब अगर मैं इसी की संरचना की बात करता हूं, परिभाषा भारत की एक संसद होगी, इसमें द्विसदनात्मक विशेषता है, बाइकैमरलिज्म स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बाइकैमरलिज्म स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं ब्रिटिश का मतलब भारत की संसद के विस्तार की चर्चा करता हूं, भारत के संसद के विस्तार की चर्चा करता हूं, तो वो समझना बच्चे, इसमें जो संसद की चर्चा होती है वो 3 हिस्सों में होती है। 3 हिस्सों में आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, जिसमें से एक होता है भारत का राष्ट्रपति, एक होता है भारत का राष्ट्रपति, और 2 हमारे सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। एक राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। और ध्यान से समझना, एक ही राष्ट्र के अंदर, एक ही राष्ट्र के अंदर कानून निर्माण के लिए यदि 2 सदन होते हैं तो वो बाइकैमरल स्ट्रक्चर कहलाता है। उसी को द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। भारत के 2 सदनों वाली व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। एक सवाल और पूछा जाता है, इसका पहला जिक्र कब किया गया था? इसका पहला विवरण, इसका पहला विवरण 1919 अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। 1919 एक्ट में उल्लेखित है, 1919 अधिनियम में उल्लेखित आपको देखने को मिलता है। इसका जो पहला विवरण है वो 1919 एक्ट में उल्लेखित है, इसका पहला विवरण। इसी एक्ट के अंदर आप देखेंगे कि पहली बार आप यहाँ पर उल्लेखीकरण इसका किया गया है, उल्लेखीकरण इसका किया गया है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो दूसरा हम बात करते हैं, राष्ट्रपति भी इसमें है, और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। किसी सदन में नहीं बैठते, फिर वे सदन के अभिन्न अंग है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि कोई भी कानून जब तक कानून नहीं माना जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। ठीक है, चलिए, तो दिस इज आर्टिकल 79 एंड ये पूरा सिस्टम ब्रिटेन पे निर्धारित है। आर्टिकल 79 को पढ़िए, और इसके बारे में स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप इसमें ले भी सकते हैं। ठीक है, चलिए।
ठीक है, चलो ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं आगे। अब थोड़ी-थोड़ी बातों की मैं चर्चा कर लेता हूँ, ये समझिए, क्योंकि कोई भी कानून अगर हमें बताना होता है, तो पहले वो लोकसभा से पारित होगा, ठीक है? लोकसभा से पारित होगा, देन वो राज्यसभा में जाएगा, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेट्स सपोज कि वो राज्यसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, लोकसभा के पास होगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, चलो। देखो सदन के 3 अंग मैंने आपको बताए कि संसद के अंग आपके कौन-कौन से, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या-क्या है। पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आपके क्या-क्या है। दूसरा मैंने बताया कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, लॉ प्रोसीजर आपका क्या है, ये मैंने बताया। लॉ प्रोसीजर आपका क्या है, वो मैंने आपको बताया। बहुत ध्यानपूर्वक मैंने समझाया कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा 3 हिस्से आपके होते हैं, जिसके माध्यम से कानून बनाया जाता है। ठीक है? तो इंपोर्टेंटली बताता है कि कोई भी विधेयक पहले लोकसभा, राज्यसभा में आता है, कोई विधेयक पहले लोकसभा, राज्यसभा में आता है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है। तो यही प्रक्रिया फॉलो की जाती है। इसी में हम देखें तो जो लोकसभा है, यह आर्टिकल 81 में है और इसको बोला जाता है लोअर हाउस। इसको हम लोअर हाउस या इसको निम्न सदन बोलते हैं। इसको निम्न सदन बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोला जाता है। आर्टिकल है 81। इसके बाद है राज्यसभा, आर्टिकल 80, इसको अपर हाउस बोलते हैं, जिसका मतलब ये उच्च सदन है। ठीक है, याद रखना। तो ये पूरा प्रोसीजर आप याद रखना। ये दो सदनों का प्रेजेंस इसको बाइकैमरल बनाता है। ठीक है, ओके। अब बहुत ध्यानपूर्वक इसके बारे में अगले पॉइंट की भी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे-कैसे चीजें चलती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किसके बारे में। सर सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा जो ट्रिक होता है, ट्रिक वगैरह तो जैसे सल्ला ट्रिक है, ठीक है, कि भाई सल्ला ट्रिक याद रखना कि भाई सल्ला का मतलब स से संसद, र से राज्यसभा और ल से आपको देखने को मिलेगा लोकसभा। ठीक है, सल्ला ये बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता। ठीक है, बट ठीक है भाई, ओके। हम सबसे पहले फिर राज्यसभा की संरचना समझते हैं। आर्टिकल 18 में स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना। देखो ये तो पॉइंट ऐसे रहा, मैं इसको कुछ अलग स्तर पर हाथ से लिखकर बता देता हूं, शायद वो चीज आपको और भी ज्यादा बढ़िया लगेगी। राज्यसभा के बारे में चर्चा, राज्यसभा देखो मेरे हाथ से लिखे जाने वाले कंटेंट का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, राज्यसभा की चर्चा करते हैं। राज्यसभा सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर बताई जाती है स्थापना व संरचना। स्थापना व संरचना की बात की गई है, संरचना की बात की गई है। संरचना तो हालांकि अगले पेज पर भी दी गई है, तो मैं यहाँ स्थापना के बारे में ज्यादा बात कर लेता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट की ज्यादा चर्चा कर लेता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट की ज्यादा चर्चा कर लेता हूँ, तो यहाँ एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना, जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कैसे कैसे, जैसे राज्यसभा का जो प्रारंभिक नाम है, राज्यसभा का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है, राज्यसभा का प्रारंभिक नाम आपका क्या है, इसका इनिशियल नेम आपको क्या देखने को मिलता है, इनिशियल नेम आपको क्या देखने को मिलता है, इनिशियल नेम। सर इनिशियल नेम आपको जो देखने को मिलता है, इनिशियल नेम आपको क्या देखने को मिलता है वो समझिए। इसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको राज्यों का परिषद कहकर बुलाया जाता था, परिषद कहकर बुलाया जाता है। और इसका गठन होता है, इसका गठन होता है 3 अप्रैल में 1952 में, क्योंकि पहली बार जो चुनाव होते हैं, पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। पहले आम चुनाव कब होते हैं बच्चे, 1951-52 में हुए थे पहले आम चुनाव, पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि गठन जो होता है इसका 3 अप्रैल 1952 में होता है। और अगर मैं बात बताऊं तो समझना कि सर लेकिन इसकी पहली मीटिंग कब होती है, पहली मीटिंग कब होती है वो बताइए। सर पहली मीटिंग के तौर पर आप याद रखेंगे कि पहली मीटिंग कब होती है, तो पहली मीटिंग आपको देखने को मिलती है 13 मई में 1952 में, 1952 में पहली मीटिंग होती है, 13 मई 1952 में पहली मीटिंग होती है। और बहुत ध्यानपूर्वक इसमें आप समझना कि दोनों चीजें तो क्लियर है कि ठीक है सर, लेकिन इसका नाम राज्यसभा कब रखा गया, इसका राज्यसभा नामकरण कब हुआ, इसका राज्यसभा नामकरण कब होता है, राज्यसभा नामकरण कब हुआ। सर राज्यसभा नामकरण होता है इसका आपका 1954 के अंदर होता है, अगस्त 1954 में, अगस्त 1954 में जो इसके पहले सभापति हैं, ठीक है, नामकरण राज्यसभा नामकरण पहले सभापति जो देखेंगे, देखने को मिलेंगे, पहले सभापति कौन है, पहले सभापति सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने अनाउंस किया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अनाउंस किया, राधा कृष्णन के द्वारा अनाउंस किया गया। ठीक बात, ओके। जो हमारे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी हैं, ओके, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जैसे राज्यसभा के बारे में जिक्र मैं करूं तो राज्यसभा के कुछ अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। अन्य नाम की बात करूं, जैसे इसको कहा जाता है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, इसको अपर हाउस या ऊपरी सदन भी बोलेंगे, ऊपरी सदन भी इसी को बोला जाएगा, यानी अपर हाउस इसी को बोला जाएगा, अपर हाउस इसी को बोला जाएगा। और साथ में स्थायी सदन, परमानेंट हाउस भी यही होगा, स्थायी सदन या जिसको बोलते हैं परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस भी इसी को कहा जाएगा, वो भी थोड़ा सा याद रखेंगे। तो बच्चे ऊपरी सदन हुआ, स्थायी सदन हुआ, ये आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे और इसमें आप तनिक भी गलती मत करना, ठीक है, तनिक भी गलती आप इसमें मत कर देना, वरना आप दबोचे जाओगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझते रहना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, ठीक है। तो यहीं पर मैंने आपको बताया फिर राज्यसभा के बारे में, ये तो आप समझ पाए, लेकिन राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, इसकी स्ट्रक्चर आपको कैसी कैसी देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलो स्ट्रक्चर की चर्चा हम कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। तो सर राज्यसभा की संरचना की जिक्र कर लेते हैं, इसकी संरचना क्या है, संरचना की जिक्र थोड़ा सा कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए सर। सर इसका स्ट्रक्चर दो प्रकार से देखा जा सकता है, अधिकतम या न्यूनतम देखा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि स्ट्रक्चर या तो अधिकतम होगा कि अधिकतम का इसका वो क्या है, मतलब साइज क्या है, मैक्सिमम इसका साइज क्या है, और अधिकतम के बाद आपको देखने को मिलेगा वर्तमान स्ट्रक्चर इसका क्या है, करंटली इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है 250 इसका अधिकतम स्ट्रेंथ है, जिसमें से 238 लोग वो हैं जिनके लिए चुनाव होता है, और यह चुनावी प्रक्रिया अप्रत्यक्ष ये इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष होती है, इनडायरेक्ट सिस्टम से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष होती है, और यह प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से यह प्रक्रिया ली गई है, ओके, याद रखना। बाकी के जो 12 सदस्य होते हैं इनका राष्ट्रपति मनोनयन करता है, राष्ट्रपति इनका चयन करेगा, और यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया आपकी आयरलैंड से ली गई है, यह प्रक्रिया आपकी आयरलैंड से ली गई है। तो वर्तमान में जो 245 सदस्य हैं, इनके लिए अगर मैं चर्चा करूं तो यह 233 तो देखने को मिलते हैं जिनके लिए चुनाव हुआ है, और 12 सदस्य वो हैं जिनके यहाँ पर चयन या मनोनयन हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा, मनोनयन इनका हुआ है। अब राष्ट्रपति के द्वारा जब 12 सदस्यों का इस प्रकार से चयन किया जाता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। यह कहां लिखी हुई है, 80 के भाग 2 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार से सदस्यों का चयन होगा, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चयन, पहला यही है, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चयन, 12 सदस्य चयन आपका होगा। और 80 के 3 में लिखा हुआ है, 80 के 3 में लिखा हुआ है, 80 के 3rd क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये कला साहित्य विज्ञान या कला साहित्य विज्ञान, ये जो लोग हैं ये कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान, या एक और चीज आपको देखने को मिलती है, कला साहित्य विज्ञान या लोक कल्याण से जुड़ा रहेगा, ठीक है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें खेल वगैरह भी आता है, लोक कल्याण से जुड़ा
हुआ व्यक्ति भी आपका रहता है। तो यही आपको देखने को मिलता है 80 का भाग 3। राइट? चलो, तो ये चीजें मैंने आपको बताई। राइट? चलो, तो ये चीजें मैंने आपको बताई। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ में आई होंगी। अब सेम चीजों को अगर मैं एक और सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य आ सकते हैं? ठीक है? अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में राज्यों से मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं? राज्यों से मैक्सिमम कितने सदस्य आ सकते हैं? तो वो आ सकते हैं 230। और यूटी से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? यूटी से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? वो बोल सकते हैं 20। यूटी से मैक्सिमम 20 आ सकते हैं, राज्यसभा से मैक्सिमम 230 आ सकते हैं। ठीक है? इसके बारे में आप याद रखना, भूलना मत। ओके? याद रखना। क्या आपको बात समझ में आई? आई है ना बात समझ में? परफेक्ट। अब हम इसके बारे में थोड़ा-सा आपका डिस्कशन करते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने आपको बताई, यही मैंने बताया कि भाई मनोनयन का आधार कुल सीटें 250 अधिकतम है, वर्तमान में 245 है, 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। मनोनयन का आधार साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा हो सकता है। तो ये वाला क्लॉज़ 80 के 2 में है और ये वाला क्लॉज़ 80 के 3 में है। मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। ओके? इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है? याद रखना बगैर परेशानी के। आगे हम बात करते हैं, आगे अगला सवाल भी आता है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की भी बात आती है। सर देखो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मतलब सिंगल प्रेफरेबल वोट द्वारा नहीं ट्रांसफरेबल वोट द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा आपका होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। इनडायरेक्ट सिस्टम होता है आयरलैंड वाला। इनडायरेक्ट आयरलैंड सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ये निर्वाचन पद्धति है। वोटर 28 राज्य और 3 यूटी दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधायक होते हैं। राइट? सीटों का आधार राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है। जहां अधिक जनसंख्या वहां अधिक सीटें। प्रमुख राज्य में जैसे यूपी में मैक्सिमम है। ठीक है? महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। अगर कमाल की बात करें तो यह कहां लिखा हुआ है? ये विवरण अनुसूची 4 में है। यह विवरण कहां? यह विवरण अनुसूची 4 में है। यह विवरण अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में है। तो ये जो डिस्कशन है ये कहां दिया गया है? अनुसूची 4 में यह डिस्कशन दिया गया है। ठीक है? चलो याद रखेंगे बच्चे। ओके, नोट कर लीजिए या इसको समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो काम चलेगा। आगे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 81 के बारे में। आर्टिकल 81 के बारे में बात करता है जो लोकसभा के डिवीजन की, लोकसभा के एस्टैब्लिशमेंट की चर्चा करता है। बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। ठीक है? याद रखना। देखो लोकसभा जो बच्चे इनडायरेक्ट सिस्टम है बच्चे, ये इसमें आपको ये देखने को मिलता है निर्वाचन पद्धति में मिस्टेक है। ये है टेक्निकल ग्लिच मिस्टेक है। ये यहां से हटा लीजिए, आयरलैंड हटाना है, यहां से साउथ अफ्रीका ही लिखना। जो मैं हाथ से लिखवा दूं वो सर्वमान्य है, याद रखना। अगर मैंने कोई चीज हाथ से लिखी है वो स्लाइड पे कुछ भी लिखा हो मैटर नहीं करता। मैंने साउथ अफ्रीका लिखा है मतलब साउथ अफ्रीका होगा। बात खत्म। ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। लीजिए भाई, आपको देखने को मिलता है लोकसभा के बारे में, ये आर्टिकल 81 है। यह आर्टिकल 81 आपको देखने को मिलता है, ये लोकसभा से संबंधित है। तो लोकसभा की स्थापना व संरचना, लोकसभा की स्थापना व संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। तो एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं लोकसभा के अंतर्गत। तो भाई सीधी बात है कि भाई इसकी स्थापना बताइए सर, स्थापना कैसे होती है? बताइए। नमस्ते भाई पंकज। स्थापना की हम चर्चा करते हैं, स्थापना कैसे होती है? तो इसकी स्थापना होती है 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 1952 में। राइट? ओके। पहली मीटिंग कब होती है? 13 मई में, सेम डे होती है पहली मीटिंग। पहली मीटिंग की चर्चा हो तो 13 मई को ही है। 13 मई को ही है। 13 मई को है 1952 में। इसके कुछ अदर नेम्स क्या-क्या हैं? जैसे लोकसभा है, तो इसके अदर नेम्स क्या-क्या हो सकते हैं? अदर नेम्स क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे इसको हम निम्न सदन बोल देते हैं। इसको हम निम्न सदन बोल देते हैं, लोअर हाउस बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भारतीय अधिक थे। हुआ क्या था एग्जैक्टली? ये जब बनाया गया, राइट? 1919 के एक्ट में जब ये बना, तो इसको शाही विधानसभा बोला जाता था। इसका नाम उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल था। आपका विधानसभा इसको बोलते थे, राइट? तो ये निम्न सदन इसलिए रहा क्योंकि इसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं क्योंकि 5 वर्ष में ये हट जाता है। अस्थायी सदन भी इसको बोलते हैं। अस्थायी सदन बोले जाने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि टेम्परेरी हाउस के तौर पर ही देखने को मिलता है, इसके अंदर चीजें आपकी परिवर्तित होती हैं। ठीक है? याद रखिए। नोट करिए, ऑफिस से कॉल है, मैं कॉल ले लेता हूं। ठीक है? इसके बारे में याद रखना। ओके? चलिए। बाद में हम चर्चा करते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में। एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। निम्न सदन, अस्थायी सदन इसको कहा जाता है। निम्न का मतलब होता है कि इसी को कहा जाता है लोअर हाउस या इसी को टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। इसी को लोअर या इसी को टेम्परेरी हाउस इसको कहा जाएगा। ठीक है? याद रखना। अब इसके बारे में इसकी संरचना की भी थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि सर इसकी संरचना कैसी है? ठीक है? इसकी संरचना कैसी आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। सर अगर अधिकतम तक जाओगे 552 तक जाओगे तो ये मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे। ये मैक्सिमम नंबर यहाँ पर है। ठीक? लेकिन अगर आप न्यूनतम तक जाओगे, अधिकतम तो ये हो गया, लेकिन अगर आपको न्यूनतम तक जाना पड़ता है या वर्तमान स्थिति तक जाना पड़ता है, वर्तमान स्थिति में जाना पड़ता है, करंट
कंडीशन में जाना पड़ता है तो वो क्या है? सो वर्तमान स्थिति के बारे में याद रखना, वो 543 है, 543 है। और वैसे था क्या कि इसके अंदर 550 लोग इलेक्टेड होते थे, 550 लोग इलेक्ट होके आते थे, और जो 2 लोग थे वो ऐसे थे जो एंग्लो थे, एंग्लो इंडियन आपको देखने को मिलते हैं, एंग्लो इंडियन देखने को मिलते हैं। और ये 543 लोग जो हैं ये सभी इलेक्टेड हैं, ये सभी इलेक्टेड आपको देखने को मिलते हैं, ये सब के सब इलेक्टेड हैं और ये एंग्लोस हैं। ये कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया 104वें संशोधन के माध्यम से, 104th संशोधन दिया गया जो होता है 2019 में, जिसमें कह दिया जाता है कि इस प्रकार से एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन खत्म होगा। तो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन खत्म होगा, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन आपका खत्म होगा, रिजर्वेशन आपका जो होता है ये खत्म होता है, याद रखना। तो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन आपका खत्म होता है, बच्चे सीट खत्म नहीं हुई है, ये रिजर्वेशन खत्म हुआ है, उसी वजह से यहाँ पे अलग लोग अपॉइंट नहीं हुए। तो वर्तमान में सीटों की संख्या 543 है, इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली है, डायरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली देखने को मिलती है, डायरेक्ट इलेक्शन प्रणाली आपको देखने को मिल जाएगी, डायरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली आपको देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में याद रखें, ठीक है। अब सेम चीज को हम एक नए फॉर्मेट में समझें तो डिजिटली हम इसको ऐसे समझते हैं कि भाई लोकसभा की जो संख्या है, पहले अधिकतम संख्या आपको 552 देखने को मिलती थी, बट अब यह 550 है। क्यों? क्योंकि एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का प्रावधान आर्टिकल 331 को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 543 लोग होते हैं, 530 राज्य से और 13 यूटी से चुने जाते हैं। प्रमुख राज्यों की सीटें जैसे यूपी में मैक्सिमम देखने को मिलती हैं। अगर मैं मिनिमम सीट्स की बात करता हूं, मिनिमम सीट्स की बात करता हूं, मिनिमम तो मिनिमम देखने को मिलते हैं पुडुचेरी में, पुडुचेरी में देखने को मिलती है 30 सीट्स हैं। इसके बाद गोवा में 32 सीट्स हैं जो दूसरे नंबर पे, गोवा में 32 सीट्स हैं। राज्य है गोवा और मिनिमम में यूटी राज्य कुछ भी है तो पुडुचेरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझें, लोकसभा की संरचना। अब आपके दिमाग में भी ये डाउट आता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है सर इसको लोअर हाउस या इसको अपर हाउस क्यों कहते हैं? देखो सच बात बताऊं, इसका कोई एक्चुअल जवाब ही नहीं है, हर एक राइटर अपने अपने हिसाब से इसका जवाब देता है। अच्छा मैं खुद भी एक राइटर हूं, अगर आपको नहीं पता है, आई एम सर्टिफाइड जो आपका इंटरनेशनली अफेयर्स एंड नेशनल अफेयर्स के लिए आई एम सर्टिफाइड पर्सन, ओके, आई एम सर्टिफाइड पर्सन, ओके। तो यस, इसका अगर मैं जवाब देता हूं तो लॉजिकली मेरे जवाब को मान्यता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैं कई सारी किताबें भी लिख चुका हूं, है ना। 3 किताबें मेरी पॉलिटी की आ चुकी हैं, बस हिस्ट्री की किताबें मेरी 2 हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्टों पे चल रहा है काम, हो सकता है भगवान की, आप लोगों की और जो मेरे खास हैं उनकी वजह से वो शायद आ भी पाए, खास जो हैं उनकी वजह से ठीक है, याद रखिएगा। तो वो शायद आ भी पाए, तो थोड़ा इस बात समझना कि इसी प्रकार से आपको थोड़ी सी बातें पता लगती हैं जो इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करती हैं, और हमें इसी बारे में यह पता लगता है कि सर अपर हाउस उसको केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो विघटित नहीं हो सकता, इसको लोअर हाउस कहा जाता है क्योंकि विघटित हो सकता है, उसके अंदर अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि उसके अंदर 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो अपनी फील्ड के पायनियर हैं, इस वजह से, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा-सा फिर भी डिस्कशन कर लेता हूं अपर हाउस और लोअर हाउस के इस कांसेप्ट को लेकर। ये लीजिए, अपर हाउस और लोअर हाउस के इस कांसेप्ट को लेकर थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना सो दैट कि आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी आए। सर इसके अंदर सीधा जनता वोट डालती है प्रत्यक्ष तौर पर। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 ईयर्स। इसको उच्च सदन कहा जाता है, इसके अंदर विधायक आपके होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के अंदर विधायक एमएलए वोट डालते हैं, इसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, सदस्य बनने की न्यूनतम 30 वर्ष। थोड़ा-सा एक मेजर डिफरेंस ये भी है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, याद रखना। कर लेते हैं, ठीक है? डन, डन, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो थोड़ी चर्चा करते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 82। आर्टिकल नंबर 82 आपको बताता है कि भैया जो हमारी संसद होगी, इसके जो सदस्यों की संख्या होगी वह परिवर्तित होती रहेगी। संसद के सदस्यों की संख्या परिवर्तित होती रहेगी हर एक जनगणना के बाद। या किसमें लिखा होता है 82 में। एक अलोन नाम का बच्चा है, बार-बार टाइप कर रहा है कि क्लास नहीं चल पा रही है। बच्चे क्लास चल रही है, आप नहीं देख पा रहे, आपके इंटरनेट में इश्यू हो सकता है। आप यूट्यूब से भी देख लेंगे, रिकॉर्डिंग आपको वहां अच्छी मिल जाएगी। बात को समझिए। आर्टिकल 82 बताता है प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन, डिलिमिटाइजेशन आफ्टर एवरी सेंसस आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन, डिलिमिटाइजेशन आपको देखने को मिलता है। प्रक्रिया है, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, डिलिमिटाइजेशन होगा, दोबारा से सीटों का निर्धारण किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में प्रतिबंध लगा है 84वें संविधान संशोधन के अनुसार 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वो जितनी है वो उतनी ही रहेंगी, उसमें कुछ नहीं हो सकता। रीअलोकेशन होगा, डिलिमिटाइजेशन होगा, परिसीमन होगा, प्रत्येक जनगणना के बाद होगा, पर 2026 तक ये स्थायी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आपका हुआ था, जिसके माध्यम से यह परिवर्तन इसमें किया गया। अब अगला समायोजन 2027 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, परंतु 2029 के जो चुनाव होंगे उसमें आपको वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए ओके, अब से पहले डिलिमिटाइजेशन कब हुआ? जैसे 7वें संविधान संशोधन में डिलिमिटाइजेशन हुआ है। मैं आपको पहले बता दूं, 1952 में सीट्स का निर्धारण 500 किया गया था। कहा गया था कि सीट्स जो होंगी लोकसभा की वो 500 होंगी, ये कहा गया था। फिर 7वां संशोधन आता है, 7वां संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 आपको देखने को मिलता है। सीटों की संख्या समायोजित की गई, सीटों की संख्या समायोजित की गई, सीट समायोजित की जाती है, सीट्स हो जाती है 500 से 525। इसके बाद अगला समायोजन होता है 31st सीएए संविधान संशोधन 1973, 31वां संविधान संशोधन जो आपको 1973 में देखने को मिल जाएगा। इसमें सीटों की संख्या होती है 525 से 545। उसके बाद ये सीधा ये देखने को मिलता है 84वां संविधान संशोधन, सीटों की संख्या कितनी हो जाती है 552 स्थायी, ठीक है। समझ पाए होंगे आप, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होगी, आप अच्छे प्रकार से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये विजुअल्स अच्छे लग रहे हैं, आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे रहे हैं। ये 8/2 में है, 82 में आपको देखने को मिलता है कि 2026 तक की बातें कर रहा है, ठीक है। और 31वां संविधान संशोधन 1972 में आपको देखने को मिलेगा। कब हुआ था? 1972 में आपको देखने को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 83वें नंबर का संविधान। ये सदन की अवधि की चर्चा करता है। देखो बात को समझिएगा, लोकसभा की अगर मैं चर्चा करता हूं, सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति से पहले भी भंग कर सकता है। और यह बात कहां लिखी हुई है? यह बात आर्टिकल 85 में लिखी हुई है। दूसरी चर्चा मैं करता हूं कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने एक बार में, 6 महीने एक बार में, मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी कॉन्सेप्ट है। राज्यसभा ये कभी भंग नहीं होती, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। रिटायरमेंट हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, उतने ही नए निर्वाचित हो जाते हैं। इस हिसाब से साइकिल चलती रहती है। और जो हमारी राज्यसभा है वो हमेशा के लिए परमानेंट बनी रहती है। जैसे मैं लोकसभा की चर्चा करता हूं तो लोकसभा का कार्यकाल कितना? लोकसभा का कार्यकाल है आपका 5 वर्ष, कार्यकाल है आपका 5 वर्ष, इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल
लोकसभा का कार्यकाल 5 इयर्स है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? सदस्यों का कार्यकाल भी आपका 5 इयर्स है। तो दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, 5 इयर्स देखने को मिल जाएंगे। राज्यसभा की चर्चा करूं, एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, एक तिहाई सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, पर 2 ईयर में हो जाते हैं, पर 2 ईयर्स में ऐसा हो जाता है और उसके बाद एक तिहाई सदस्य दोबारा से रिअपॉइंट हो जाते हैं, जिससे कि चीजें बनती रहती हैं और इस सदन का कार्यकाल है ही नहीं। बात को समझना, ठीक है, बहुत दिमाग लगाना। जो राज्यसभा है इसका कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल आपका इंडेफिनिट है, बट हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना है? वो 6 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी चर्चा आप कर लेंगे, किसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, मुझे इसमें भी नहीं लगता कि आपको समस्या हुई होगी। ठीक बात है, ओके। सर क्या हिस्ट्री चलेगी? या कोशिश तो करूंगा हिस्ट्री को भी यूट्यूब पे चला पाऊं। मेरे ऊपर अभी वर्तमान में बहुत दबाव है, मैं उस दबाव की व्याख्या आपको नहीं कर सकता, परंतु दबाव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 84 की चर्चा की जाएगी इसके बाद। संसद की सदस्यता होने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताइए। इसमें है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या क्या है। इसका मतलब एलिजिबिलिटीज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एलिजिबिलिटीज टू बी मेंबर ऑफ, एलिजिबिलिटीज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए क्या क्या योग्यताएं देखने को मिलेंगी। पहला, भारतीय होना चाहिए। अगर लोकसभा है तो 25 वर्ष आयु, अगर राज्यसभा है तो 30 वर्ष आयु। ठीक है, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल स्लैश दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी इंसेन या इंसॉल्वेंट ना हो। पागल का मतलब होता है इंसेन और दिवालिया का मतलब होता है इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो कर्जा ना चुका पाए, इंसेन मतलब जो क्रैक हो। और अगर हम बात करते हैं जमानत राशि, चुनाव लड़ने के लिए 25,000 सामान्य कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए 15,000 होती है। इसमें भी अगर 1-6 नहीं लेके आ पाते तो आपकी सदस्यता, तो आपका जो ये सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जमानत राशि का मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा, जिसको जमानत राशि बोला जाता है, जमानत राशि बोला जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेसिस पर आप समझना, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेसिस पर आप समझना कि भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट ये है। जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको ये देखने को मिलता है कि अगर सिर्फ जमानत राशि की चर्चा करूं, सिर्फ जमानत राशि की चर्चा करूं तो यह स्पष्ट है कि चुनाव के समय, चुनाव लड़ने के लिए इतनी राशि जमा करनी पड़ती है, चुनाव के लिए यह राशि जमा करनी पड़ती है, चुनाव के लिए यह राशि जमा करनी पड़ती है। अगर 1-6 सीट हासिल नहीं करी, 1-6 सीट हासिल नहीं हुई, सीट हासिल नहीं हुई तो सदस्यता रद्द, हासिल नहीं हुई तो सदस्यता रद्द, नहीं हुई तो आपकी सिक्योरिटी होल्ड हो जाएगी, सिक्योरिटी होल्ड हो जाएगी। पागल दिवालिया ना हो, 2 साल से अधिक की सजा ना हुई हो। यह कहां लिखा होता है? सर मैं आपको बता दूं, यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, यानी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 8 में यह लिखा हुआ है, धारा 8 में यह लिखा हुआ है कि इसको 8 वर्ष से अधिक की, 2 वर्ष से अधिक की सजा ना हुई। थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, कृपया करके नोट कर लीजिएगा। भारत का नागरिक होना अनिवार्य इसके अंतर्गत है ही। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझते चलिए। ओके, ओके, समझ पाए आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, परफेक्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे रख ली गलती से भी, तो वो डेमोक्रेसी का वायलेशन हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को रखना, दिस इज कॉल्ड एज वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों है ऐसा? क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और अगर हम ऐसा रखते हैं तो हम अपनी पसंद का जो व्यक्ति है वो नहीं रख सकते। ठीक, 84 के बाद आपको देखने को मिलता है 85। इसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें टेन्योर को समझना। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की जाती है। मैं बात करता हूं, आर्टिकल 85 बताता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की चर्चा करता है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, एंड डिसोल्यूशन, एंड डिसोल्यूशन की चर्चा यहां पर की गई है, एंड डिसोल्यूशन की चर्चा यहां पर की गई है। थोड़ा सा इसको समझिएगा। हमें 3 सेशन देखने को मिलते हैं। बजट सेशन फरवरी से मई पहला सेशन होता है, लॉन्गेस्ट सेशन भी यही होता है अगर बात करें तो। ठीक बात। दूसरा होता है मॉनसून सेशन या मिड सेशन होता है, तीसरा होता है शीतकालीन सेशन जो कि शॉर्टेस्ट सेशन आपको देखने को मिलता है, राइट? याद रखना। एक वर्ष में न्यूनतम 2 सेशन जरूर हो, एक वर्ष में न्यूनतम 2 सेशन होना जरूरी है, एक वर्ष में मिनिमम 2 सेशंस होना जरूरी है, 2 सत्र आवश्यक है, 2 सत्र आवश्यक है। एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र आवश्यक आपको देखने को मिल जाएंगे, ये नेसेसरी होते हैं। दूसरा है, ये जितने भी सेशंस हमारे होते हैं इनको बुलाया जाना, इनको क्या बोलते हैं? बुलाया जाना, राइट? बुलाने का तात्पर्य होता है इनवाइट करना, इनवाइट करने का सेशन का। इनवाइट कौन कर सकता है? आहूत कौन कर सकता है? सर आहूत या सत्रावसान, आहूत या प्रोरोगेट, प्रोरोगेट, प्रोरोगेट इसका मतलब क्या होता है? आहूत करना, या प्रोरोगेट करने का मतलब क्या होता है? आहूत करना, या फिर सत्रावसान जो है, सत्रावसान आपको जो देखने को मिलता है वह किसके हाथ में है? आहूत या सत्रावसान यह किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे आहूत या सत्रावसान राष्ट्रपति के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। हाँ, स्थगित करना कि हाँ सेशन फरवरी में स्टार्ट हुआ, फरवरी में पूरे में चलता है, मार्च में चलता है, अप्रैल में चलता है, मई में चलता है, लेकिन वो बीच-बीच में 1-2 दिन के लिए जो रुकता है उसको स्थगित करने का बोलते हैं। स्थगित करने की अगर मैं चर्चा करूं तो स्थगित कौन कर सकता है? स्थगित का मतलब होता है एडजर्न कौन कर सकता है? तो वो स्पीकर कर सकता है। एडजर्न कौन कर सकता है? वह स्पीकर के द्वारा किया जा सकता है। एडजर्न, एडजर्न कौन कर सकता है? स्पीकर कर सकता है। ठीक है, याद रखिए। ओके, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा है, सत्र बुलाने और समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, मतलब कि प्रोरोगेट इनवाइट। 2 सत्र भी 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब एक वर्ष में, एक साल में 2 सत्र होना आवश्यक है। 3 प्रमुख सत्र हैं, पहला बजट सत्र फरवरी से मई सबसे लंबा है, सबसे छोटा आपका शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर। और इसमें विघटन की अगर मैं चर्चा करता हूं, विघटन डिसोल्यूशन की मैं चर्चा करता हूं ये वाली, तो यह है प्रत्येक 5वें वर्ष आपको देखने को मिलती है, प्रत्येक 5वें वर्ष है, ईच 5th ईयर है। इसको थोड़ा सा याद रखना, ब्लॉक बनाता हूं पहले, डिसोल्यूशन के पूरे कांसेप्ट की हम बात कर लेते हैं। ये लीजिए ब्लैक ब्लॉक, इसमें मैं चर्चा कर देता हूं। प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5th ईयर आपको देखने को मिलता है, प्रत्येक 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष कैसे होता है सर? राष्ट्रपति द्वारा बाय प्रेसिडेंट, और सलाह कौन देता है? पीएम। बाय प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को सलाह कौन देगा? पीएम। सलाह देंगे इनको प्रधानमंत्री कॉल्ड एज पीएम, प्रधानमंत्री कॉल्ड एज पीएम। ओके, चलो, मेरे ख्याल से इसके बारे में भी आप समझ पाए हैं। आर्टिकल 86 और 87 आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आर्टिकल 86 और 87 आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको भी समझ लीजिए। व्हाट डज मीन आर्टिकल 86 एंड आर्टिकल 87? आर्टिकल 86 और 87 के बारे में थोड़ा समझ के चलिएगा। आर्टिकल 86 और 87 के बारे में थोड़ा समझ के चलना। बच्चे ये काफी अच्छा डिजाइन है ना, एक बार बताओगे? देखो मैं एक चीज यहाँ पे आपको एक और बहुत प्यारी सी बात बताना चाहूंगा कि लोगों को ना ऊंचाइयां बहुत पसंद है।
और वो सबको पसंद है। सब लोगों को ऊंचाइयां पसंद है, हर कोई चाहता है कि वो ऊंचाइयों को देखें तो वो पसंद है। तो एक बड़ा फेमस डायलॉग बोला जाता है कि बना हुआ व्यक्ति सबको पसंद है, बनता हुआ व्यक्ति किसी को पसंद नहीं। उसमें आप सब छात्र भी शामिल हैं। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। अभी रिसेंटली जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, जीडी का एग्जाम हुआ, तो इसमें छात्र वो थे जो ऑफलाइन में मुझसे पढ़े थे, अच्छे लेवल पे पढ़े हैं मुझसे, मतलब मुझे अच्छे से पता है कि ये लड़का मुझसे पढ़ा, ये है लड़की मुझसे पढ़ी, मुझे एग्जैक्टली पता है कि हाँ इन्होंने मतलब मेरे नोट्स भी लिए हैं, मुझसे पूछा गया, सारा कुछ चीजें हैं। उसके बावजूद भी जब मैं देखता हूँ कि हाँ जी आप जीएस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो फिर वहां पे उस व्यक्ति का नाम आएगा जो व्यक्ति उस समय अपनी ऊंचाइयों पर होगा, ठीक है, पीक पर जो होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका नाम लेने से लोग उनको कूल समझेंगे, ये सच बात है। दूसरा पॉइंट इसमें मैं ये भी बता दूं कि बहुत मुश्किलें होती हैं भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले के दम पे चीजों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचा देंगे, बहुत मुश्किल ही है। और इसको पार करना मतलब आग का दरिया है, तैर के जाना है ना? तो थोड़ा सा समझिए। उम्मीद मैं फिर भी यही करूंगा कि आपके लिए मैं चीज अच्छी करता हूँ। अगर आप मेरा नाम नहीं भी लोगे तो मुझे दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छे से अपना जो है ना, अपना जो है अपने लिए चीज अच्छी कर लेना। कम से कम रात को जब तुम सो तो तुम्हारे दिमाग में एक बात है कि हाँ ये समय हमारे लिए ये चीज अच्छी करी। बस इतना मेरे लिए पर्याप्त है। आप दुआओं में भी याद रखोगे तो पर्याप्त। दिस इज हार्श रियलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 86 और 87 राष्ट्रपति का संबोधन कब होता है। देखो आर्टिकल 86 एड्रेसिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट की एड्रेसिंग की चर्चा करता है। एड्रेसिंग ऑफ प्रेसिडेंट, एड्रेसिंग ऑफ प्रेसिडेंट की चर्चा करी जाती है। एड्रेसिंग ऑफ प्रेसिडेंट की चर्चा की जाती है, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 87 में दो मौकों पर होता है विशेष अभिभाषण, इसको स्पेशल एड्रेसिंग कहा जाता है। स्पेशल एड्रेसिंग कहा जाता है, स्पेशल एड्रेसिंग कहा जाता है। नई सरकारें बनने, नई लोकसभा के पहले सत्र में, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, बजट सत्र की शुरुआत में, आपातकाल में भी यह कंडीशन बन जाती है, इमरजेंसी में भी यह कंडीशन क्रिएट की जा सकती है, इमरजेंसी में भी यह कंडीशन क्रिएट की जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, 86 और 87 देखिए। अब आर्टिकल 88 जो होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेशल पावर है। आर्टिकल 88 एक स्पेशल पावर है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 88 की हम चर्चा करते हैं। मंत्री और महान्यायवादियों के कुछ अधिकार हैं। मंत्रियों को वोट का अधिकार होता है, ये वोटिंग राइट्स की चर्चा करता है। बेसिकली वोटिंग राइट्स की चर्चा करता है, वोटिंग राइट्स की चर्चा करता है, वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट की चर्चा करता है, वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट की वोटिंग राइट्स इन पार्लियामेंट की चर्चा की गई है, वोटिंग राइट्स इन पार्लियामेंट, इस चीज की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो बात को समझना, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, वोट का अधिकार इनको नहीं होता, इनको है। मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट उसी सदन में देंगे जिसके वो सदस्य है। महान्यायवादी दोनों सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं रखते। इवन ये किसी भी कोर्ट में भी जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या, कोर्ट में भी कैसे जा सकते हैं? क्योंकि इनकी योग्यता एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बराबर होती है, इनकी एलिजिबिलिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बराबर होती है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से आप याद रखिएगा। इसके बाद शुरुआत होती है आपकी किसी आपकी मेजर कुछ ऑफिसर्स की शुरुआत होती है, जो संसद में होते हैं, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर। वहां से हम कल उसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। आज मुझे खेद है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल हम वहां तक पहुंचेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट भी पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं। आज दोपहर में 3 बजे भी आपकी जो क्लास रखी गई है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी यहां पर जरूर पहुंचेंगे। ये 3 बजे आपकी क्लास रखी गई है, आप अगर हो सके तो पहले लाइक कर देना, और ये क्लास में रोज 11:30 बजे जुड़ जाया करिए, ठीक है। आप लोगों का समर्थन ही निर्णय लेगा कि आगे हिस्ट्री वगैरह को मैं आपके लिए अच्छे से करा। जय हिंद, वंदे मातरम।